नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। आज के क्लास में बात 10th क्लास के अर्थशास्त्र की। 10th क्लास का अर्थशास्त्र अभी आप पढ़ रहे हैं और चौथा एक्सरसाइज अभी चल रहा है अर्थशास्त्र में। चौथे एक्सरसाइज का आज मैं आपके समक्ष यह तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तीसरे भाग का आज जो मुख्य बिंदु है वो दो टॉपिकों से जुड़ा है। प्रथम जो टॉपिक है वो है नाबार्ड। नाबार्ड के बारे में समझेंगे विस्तृत व्याख्या। नाबार्ड के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है, परंतु वो संक्षिप्त चर्चा थी। आज के नाबार्ड की जो चर्चा है वो थोड़ी विस्तृत होगी। दूसरी जो चर्चा का विषय है वो है व्यावसायिक बैंक, व्यापारिक बैंक, या आप इसे कॉमर्शियल बैंक या और भी अन्य नामों से आप इसे जानते हैं। तो देखेंगे व्यावसायिक बैंक क्या होता है और इसके विभिन्न कार्यों को समझेंगे। तो यहाँ से दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चंस तो पूछेगा आपसे नाबार्ड क्या है, इस पर टिप्पणी लिखें या इसके बारे में बताएं। दूसरा प्रश्न पूछेगा व्यावसायिक बैंक क्या है, व्यावसायिक बैंक के कार्यों की व्याख्या करें। मुख्यतः या मूलतः कार्य ही पूछता है व्यावसायिक बैंक के। तो चर्चा हम करेंगे उस पर और हमें उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आज सबसे पहले चर्चा नाबार्ड पे। जैसा कि कुछ चीज़ें मैं इसके बारे में आपसे शेयर कर चुका हूं, पिछले वीडियो में बता चुका हूं। फिर से उन्हीं चीज़ों को दोहराता हूं मैं, और एक विस्तृत आप आंसर इस पर तैयार कीजिएगा अपने अनुसार या अपने समझ के अनुसार, ताकि आपके अंदर का जो क्रिएटिविटी है, जो क्रियात्मक जो आपके अंदर कला है वो उभर के आए। तो हूबहू चीज़ों को मत रखिएगा, अपने से कुछ जोड़ घटाव या इधर उधर कीजिएगा जरूर। मुख्य बिंदु ही मैं शेयर करता हूं, मुख्य बिंदु ही बताता हूं, बाकी उन पर व्याख्या मैं लिख के नहीं अपने जुबान से करता हूं। नाबार्ड, नाबार्ड जैसा कि नाम आप देख रहे हैं NABARD, नाबार्ड हिंदी में भी ऐसे ही लिख के आता है नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम, जो इंग्लिश का वर्ड जो है नाबार्ड, इसका फुल फॉर्म जो होता है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हिंदी में राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ये दो तीन जो चीज़ें थी वो जीके से संबंधित थी, एक नंबर से संबंधित थी। अब नाबार्ड ये कैसी संस्था है, तो इसके बारे में अब लिखना स्टार्ट कीजिए। यह पूरी तरह से सरकारी संस्था है। सरकारी संस्था इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार का इसमें शेयरिंग सबसे ज़्यादा है। 99% शेयरिंग, यानी सरकार का इसमें पैसा 99% लगा हुआ है। सरकार पूरी तरह से इसको हैंडल करती है। यह पूरी तरह से सरकारी संस्था है, लेकिन RBI इसे रेगुलेट करती है। RBI, ये इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूं। RBI ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, यही बैंक जो नियम बनाती है, जो रूल्स बनाती है, उसको ये नाबार्ड का जो बैंकिंग व्यवस्था है वो भी उसी के रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है। यानी RBI जो नियम कानून बनाएगा उसी नियम कानून पर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट काम करेगा। उसी नियम पर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक काम करेगा। तो यह पूरी तरह से सरकारी संस्था है, लेकिन RBI इसे रेगुलेट करती है। बी शिवरमन कमिटी, याद रखिएगा ये नाम, बी शिवरमन कमिटी। बी शिवरमन एक व्यक्ति का नाम है और इन्हीं को केंद्र में रख के या इन्हीं को अध्यक्ष मान के एक कमिटी का गठन किया गया। इस कारण उसे बी शिवरमन कमेटी कहा जाता है। तो बी शिवरमन कमेटी की अनुशंसा पर यह जो नाबार्ड है इसकी संरचना की गई थी, इसको बनाया गया था, इसको स्थापित किया गया था। अब इसके 28 क्षेत्रीय और 6 प्रशिक्षण संस्थान पूरे भारत भर में हैं। यानी कि 28 क्षेत्रीय ब्रांच हैं इसके और 6 ऐसे संस्थान हैं जहां पर प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण की व्यवस्था है। तो पूरे देश में 28 क्षेत्रीय और 6 प्रशिक्षण संस्थान इस नाबार्ड के हैं। अब बात आती है मूल जो इसका
है, मूल जो इसका कार्य है, जो इसका उद्देश्य है। आप इसे उद्देश्य भी कह सकते हैं, पर्पस। नाबार्ड का क्या पर्पस है भाई स्थापित करने का, क्यों नाबार्ड स्थापित किया गया, तो क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है, या फंक्शंस इसके क्या है, यानी कि इसके कार्य क्या क्या हैं। तो अब कार्यों पर चर्चा। नाबार्ड, इसकी स्थापना आप देख रहे हैं, इसके शब्द में ही जो इसका फुल फॉर्म है, इसी में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण, यानी कि खेती और गांव, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए जितने कार्य हैं उन कार्यों को बढ़ाने के लिए, उन कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। और ये बैंक मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए बनाया गया। अब ये बैंक विकास कैसे करेगा, ग्रामीण क्षेत्र का विकास किस तरह होगा, उसके लिए ये बैंक क्या करती है, ये नाबार्ड क्या करता है। तो ये नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे सेक्टर, क्षेत्र हैं जहां के विकास के लिए, जहां के उत्थान के लिए ये नाबार्ड लोन की व्यवस्था करता है। लोन समझते हैं ना, कर्जा, यानी कि पैसे देती है ये संस्था ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। किन किन लोगों को पैसे देती है या किन किन लोगों को पैसा मिलेगा, तो ग्रामीण, मूलतः इसका जो उद्देश्य है वो ग्रामीण वृद्धि को बढ़ावा देना है। अब किन को बढ़ावा देना है, तो गांव से जुड़े हुए कौन लोग हैं, गांव से जुड़ा हुआ कोई अगर किसान है और वो लोन लेना चाहता है, वो पैसे लेना चाहता है अपने कृषि के विकास के लिए, कोई नया फसल बोने के लिए, कृषि से संबंधित कोई इंस्ट्रूमेंट्स, औजार खरीदने के लिए, जैसे ट्रैक्टर या कुछ और सामान खरीदने के लिए, वैसे किसानों को ये लोन देगी, लोन प्रोवाइड करेगी, कर्ज देगी, पैसे देगी। अगर कोई चरवाहा अपने पशुओं में वृद्धि करना चाहता है या नई नस्ल की पशुओं को लाना चाहता है, तो वैसे चरवाहों के लिए भी ये बैंक लोन की व्यवस्था करती है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हैं, कुछ कला उनके हाथ में है और उस कला को वो बढ़ाना चाहती हैं, उसको और आगे बढ़ाना चाहती हैं, तो कुछ महिलाएं आपस में जुड़कर इस बैंक से, इस संस्थान से लोन ले सकती है, कर्ज ले सकती है। उसके बाद एससी, जो शेड्यूल कास्ट हैं, अनुसूचित जाति जिसे कहते हैं हम, और कुछ एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब, जो अनुसूचित जनजाति हैं, यानी कि निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जिनको हम एससी एसटी कहते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नाम से जिसे आप जानते हैं, उन लोगों के लिए भी लोन की व्यवस्था ये करती है जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्वरोजगार खोलना चाहते हैं। और कुछ गैर सरकारी संस्थान हैं, उनको भी ये लोन यानी कि पैसा प्रोवाइड कराती है। जैसे डेयरी, कोई डेयरी फार्म खोलना चाहता है, कोई कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी का फार्म खोलना चाहता है, कोई और संस्थान जैसे दूध का मैन्युफैक्चरिंग, दूध को वो प्रोसेसिंग करके कोई और सामान बनाने वाली कोई छोटी मोटी फैक्ट्री लगाना चाहता है कोई किसान या कोई ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति, तो वैसे लोगों के लिए ये नाबार्ड वरदान साबित हो रहा है। नाबार्ड वैसे लोगों को काफ़ी मदद दे रहा है। किस स्तर से, किस हिसाब से? लोन देकर, कम ब्याज पर ये इन लोगों को लोन उपलब्ध कराती है, पैसे उपलब्ध कराती है। अब एक चीज समझिएगा, ये नाबार्ड जो संस्था है ये सीधे तौर पर जनता से जुड़ी हुई नहीं है। इसने अपने अंतर्गत या जनता को सहूलियत देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न स्तर के बैंक को स्थापित की है, और वो सारे बैंक आरबीआई के रेगुलेशन यानी कि आरबीआई के नियम से ही चलेंगे। तो इन सबों को नाबार्ड क्या करती है? लोन देने का काम करती है। किस माध्यम से ये लोन देगी? क्या सीधे आप नाबार्ड में जाके लोन ले लीजिएगा? क्या सीधे नाबार्ड से कंसल्ट कर सकता है जनता? नहीं। इसने माध्यम बनाया है, नाबार्ड ने कई माध्यम बनाए हैं। जैसे आरआरबी, ये इसका पूरा नाम होता है रीजनल रूरल बैंक, या कोऑपरेटिव बैंक, या अन्य भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल वित्तीय संस्थाएं हैं।
आपने ग्रामीण बैंक का नाम सुना होगा, तो ये ग्रामीण बैंक यही नाबार्ड के एक ब्रांच हैं, या जितने भी रीजनल रूरल बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, वो सभी के सभी इसी से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक का नाम आपने सुना होगा, किसान कोऑपरेटिव बैंक बहुत सारे जिलों में है, बहुत सारे राज्यों में कोऑपरेटिव बैंक हैं, या और भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे खुले हुए हैं विभिन्न स्तर के, उन सबों को ये पैसे नाबार्ड उपलब्ध कराती है। और ये किसको उपलब्ध कराते हैं? ये ऐसे लोगों, किसान, चरवाहे, महिलाओं, SC ST गैर सरकारी संस्थाओं को ये पैसे उपलब्ध कराते हैं। कम ब्याज पर पैसे उनको दिया जाता है, कर्ज उनको दिया जाता है, और वो उस पैसों से ये ग्रामीण क्षेत्र के जुड़े हुए लोग अपना विकास और वृद्धि कर पाते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि नाबार्ड से इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है। नाबार्ड जब भी आएगा, अगर आप इसके 1/3 भाग को भी अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिल सकता है। लेकिन ज़्यादा अच्छा नंबर पाने के लिए आप इन मुख्य बिंदुओं को न छोड़ें, इन मुख्य बातों को न छोड़ें, अपने तरीके से आप उसको लिखेंगे। ठीक है, तो नाबार्ड को समझने के बाद अब हम लोग समझेंगे व्यावसायिक बैंक क्या होता है, व्यावसायिक बैंक के कौन कौन से कार्य हैं। ये भी बहुत मुख्य क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में व्यावसायिक बैंक के कार्य आ चुका है। तो चलिए समझते हैं हम कि व्यावसायिक बैंक, जिसे हम वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक भी कह सकते हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं। तो उसके पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि व्यावसायिक बैंक होता क्या है। व्हाट इज द कॉमर्शियल बैंक या फाइनेंशियल बैंक। तो इंग्लिश में व्यावसायिक बैंक को हम कॉमर्शियल बैंक भी कह सकते हैं, या कभी कभी फाइनेंशियल बैंक भी कहते हैं, क्योंकि वो फाइनेंस करती है, कर्ज देती है। तो वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक बैंक, ये सब एक ही नाम है। तो परीक्षा में उलट पुलट के आएगा तो समझ जाइएगा, व्यावसायिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक और व्यापारिक बैंक तीनों एक ही है। अगर तीनों में से किसी एक को दे के पूछता है कि इसके कार्यों को बताएं, तो जो आगे बता रहे हैं वो सारे कार्य सब के लिए एक ही होंगे। ठीक है, तो समझते हैं व्यावसायिक बैंक होता क्या है। व्हाट इज द कॉमर्शियल बैंक, किसको कहेंगे कॉमर्शियल बैंक। तो थोड़े से मैं परिभाषा अगर आप नोट करना चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। एक ऐसी वित्तीय संस्था इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वित्त का काम करती है, लेन देन का काम करती है। तो एक ऐसी वित्तीय संस्था जो लाभ के उद्देश्य से, ध्यान रखिएगा, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, लाभ के उद्देश्य से जनता के जमा मतलब उसका रुपया पैसा, जनता के जमा को स्वीकार करती है और उस पर ब्याज देती है तथा ऋण उपलब्ध कराकर उस पर ब्याज लेती है। यह देश के अर्थव्यवस्था की प्रगति और जनता की सुविधा के लिए काम करने वाली संस्था है, काम करती है। क्या हमने बताया? जो आपको आगे पढ़ाऊंगा उसी को परिभाषा में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या काम करती है? यह एक वित्तीय संस्था है। ये तो समझ गए वित्तीय क्यों है, क्योंकि रुपए पैसे का लेन देन करती है। वित्त मतलब रुपया पैसा, इसका लेन देन करती है और लाभ के उद्देश्य से काम करती है। लाभ कमाने के लिए ये संस्थाएं हैं, ये खैरात बांटने के लिए संस्था नहीं है। हाँ, इसके लाभ से आपको भी लाभ है, चूँकि आपको जब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है तो आप इन बैंकों से कर्ज लेते हैं, बाद में सूद ब्याज सहित आप इसको लौटाते हैं। तो जो ब्याज आप उस पर देते हैं, मान लीजिए हमने 10,000 रुपया कर्जा लिया बैंक से और 10 महीने के बाद हम 15,000 रुपया उसको लौटाते हैं, तो 5,000 उसको फ़ायदा हुआ ना। आपको क्या लाभ हुआ कि आप उस 10,000 से अपना जो काम बिगड़ रहा था उसको बना लिए और शायद आप उससे 20,000 के फायदे में हो गए। तो यह एक वित्तीय संस्था है, लाभ के उद्देश्य से जनता के पैसे को जमा करती है। आप अगर पैसा लेके जाएंगे, एक्स्ट्रा पैसा आपके पास है, या प्रत्येक व्यक्ति जो कमाता है उसमें से कुछ बचाता है, उस बचे हुए पैसे को वो चाहता है कि ऐसी संस्था में मैं रखूं जहां विश्वास हो, यानी कि जहां मेरा पैसा सुरक्षित रहे और उस पैसे के जमा करने के एवज में कुछ हमको उस पर ब्याज भी मिल जाए, कुछ लाभ भी मिल जाए। तो
जनता के पैसों को स्वीकार करती है यानी जमा करती है और उस पर ब्याज देती है, और अगर आप पैसा जमा करेंगे बैंक में तो उस पर कुछ सूद ब्याज भी वो देता है, तथा ऋण उपलब्ध कराता है। और दूसरा काम क्या करता है, ऋण उपलब्ध यानी कि कर्ज देती है बैंक जनता को, लोगों को कर्ज देती है और उस पर क्या करती है, ब्याज लेती है। यही तो मूल काम है इसका, आपके पैसे को स्वीकार करना, उस पर आपको ब्याज दे देना और जनता को कर्ज देना या ऋण देना और उस पर उनसे ब्याज लेना। अब इन्हीं में जो माइनस प्लस का चक्कर है वो उसको फायदा होता है। कैसे फायदा होता है, आप जब ब्याज पैसा जमा करने जाएंगे तो आपको जो ब्याज देगा वो कम देगा, जैसे 7%, 6%, 5% इस तरह से ब्याज देगा। और जब आप कर्जा लेने जाएंगे तो 9%, 10%, 11%, 15% तक आपसे वो ब्याज लेता है। तो 5% पर पैसा दिया या 7% पर पैसा दिया और अगर 12% 7% पर पैसा लिया, अब 12% पर दिया तो 5% का जो फायदा हुआ वो बैंक को हुआ। तो इस तरह से बैंक मूलतः लाभ के उद्देश्य से स्थापित की गई संस्था है। अगर लाभ नहीं वो कमाएगी तो फिर बैंक कैसे आगे बढ़ेगा, बैंक का विकास कैसे होगा। तो परिभाषा में आप इतनी बातें लिख देंगे। अब आते हैं कि बैंक का काम क्या है। VBI क्वेश्चन यही है, पूछता है कि व्यावसायिक बैंकों के कार्यों को लिखें या समझाएं। तो व्यावसायिक बैंक, फंक्शंस ऑफ कॉमर्शियल बैंक, क्या व्यावसायिक बैंक का कार्य है, फंक्शंस क्या क्या है। तो 4 तरह के मूल काम है बैंकों के। बैंक के जिम्मे 4 तरह के काम है। पहला काम है जमा राशि को स्वीकार करना यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। आप जो भी पैसा लेके जाएंगे उसको वो स्वीकार करेगा, उसको वो रखेगा, उसको वो सुरक्षित रखेगा, उस पर आपको सूद ब्याज देगा, जो भी बनता हो उसके नियमानुसार वो आपको। आपके पास 2 लाख रुपया हुआ, जाके आपने बैंक में जमा कर दिया, अब उस पर बैंक आपको ब्याज देगी। तो पहला काम जो है वो जमा राशि को स्वीकार करना। दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है ऋण प्रदान करना। ऋण प्रदान करना मतलब कर्ज देना। कर्ज देना यानी कि प्रोवाइडिंग लोन, कर्ज देना भी एक मुख्य कार्य है बैंक का। तीसरा काम जो है वो सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य यानी कि जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य। इन दोनों के अलावा, जमा करने और कर्ज देने के अलावा, बैंक बहुत सारे सामान्य कार्य भी करती है। सामान्य कार्यों की चर्चा आगे करेंगे हम। चौथा जो है एजेंसी संबंधी काम, इस पर भी चर्चा होगी। तो एक एक करके अब आगे बढ़ते हैं हम। पहला है जमा राशि को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। बैंक का पहला काम है जनता के पैसों को एक्सेप्ट करना, जनता के पैसों को सुरक्षित रखना। आप, हम या सभी लोग कुछ ना कुछ अपने जीवन में बचाते हैं, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाते हैं। उस बचे हुए पैसे को सुरक्षित जगह कहाँ रखते हैं, बैंक में। ज़्यादातर लोग या तो इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ में पैसे का, और नहीं तो पैसा अगर कैश है उनके पास तो वो बैंक को जमा करते हैं, क्योंकि बैंक एक तो सुरक्षित पैसे को रखेगा, दूसरा बैंक उस पर ब्याज भी उन्हें देगा। तो इस कारण जमा राशि को स्वीकार करना ये पहला काम है बैंक का। अब बात आती है कि जमा किस किस तरीके से, बैंक किस किस रूप में जमा राशि को स्वीकार करता है। तो एक एक करके हम बढ़ रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। 4 हमने बताया कार्य मुख्य, अब एक एक करके सबकी व्याख्या होगी। तो सबसे पहले जमा राशि को स्वीकार करने में आप सामान्य जो अभी हमने बताया परिचय वो दीजिएगा। उसके बाद जमा राशि को स्वीकार किस किस रूपों में बैंक करती है, तो जमा राशि को स्वीकार बैंक मुख्यतः 4 रूपों में करती है। सबसे पहला जो रूप है वो है अस्थाई जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट
इसको हम सावधि जमा यानी टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा होगा अस्थाई जमा कर रहा है यानी फिक्स्ड। आपने सुना होगा कि पैसा हमने फिक्स किया है बैंक में। 3 महीने से लेके 10 साल तक के लिए आप पैसा बैंक में फिक्स कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। अब इस जमा पैसे को बैंक स्वीकार करता है। चूंकि ये समय से आबद्ध है यानी कि समय इसका बंधा हुआ रहता है 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, कितने सालों के लिए जमा आप कर रहे हैं वो समय बंधा रहता है। इस कारण इसको सावधि जमा या टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। तो पैसा जो भी आप जमा करते हैं उस पैसे पर बैंक आपको ज़्यादा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देती है। क्यों? क्योंकि बैंक समझ चुकी है कि आप 4 साल के लिए या 6 साल के लिए या 10 साल के लिए आपने पैसा डिपॉजिट किया है, पैसा आप हमारे यहाँ जमा कर दिए हैं। तो अब उन पैसों को बैंक किसी को भी कर्ज दे के उनसे ज़्यादा ब्याज ले सकता है या उनसे ब्याज वसूल सकता है। बैंक का मुख्य काम क्या है? आपका पैसा लेगा, उनको देगा। आपका जो पैसा लेगा उस पर कम ब्याज देगा, उनको जो देगा उस पर ज़्यादा ब्याज लेगा। दोनों के बीच का जो अंतर हुआ वो उसका लाभ हो जाता है। तो अस्थाई जमा ये 3 महीने से लेके 10 साल तक के लिए पैसा बैंक जमा करती है ग्राहकों का या जनता का। इन पैसों पर बैंक ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज देती है या देने की कोशिश करती है। जो बैंक ज़्यादा ब्याज देता है या ज़्यादा विश्वासी है, राष्ट्रीयकृत है, उन बैंकों में लोग उन पैसों को फिक्स डिपॉजिट को, फिक्स पैसे को जमा करते हैं। ये पैसे अब जैसे ही आप बैंक में पैसे को जमा करते हैं वैसे ही FRD करके एक प्रमाण पत्र आपको वो बैंक देता है जो ये प्रूफ करता है, जो ये साबित करता है कि आपने इतने दिनों के लिए इतना पैसा जमा किया है। FRD मतलब फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट ये जो है फिक्स डिपॉजिट करके एक प्रमाण पत्र है जो आपको बैंक देता है। अब इसमें बस इतना ही, इससे ज़्यादा आप न लिखें तो बेहतर है, चूँकि लिखिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चूँकि सबकी व्याख्या भी आपको करते चलनी है। जब भी ये प्रश्न आएगा तो दीर्घ उत्तरीय में आएगा कि व्यावसायिक बैंकों के कार्यों को लिखें या कार्यों को समझाएं या कार्यों की व्याख्या करें। तो जब व्याख्या करेंगे तो 3-3, 4-4 लाइन में व्याख्या करते चलिए, मुख्य बातों को डालते चलिए, बस आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो जमा राशि स्वीकार करना यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जमा राशि स्वीकार करने का तरीका जो है वो 4 मैंने बताया। एक अस्थाई जमा बताया जिसको सावधि जमा भी बोलते हैं, इसके बारे में आप समझ चुके हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे चालू जमा, जिसे हम मांग जमा भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको करेंट डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। इस चालू जमा या मांग जमा खाते में, इसको आप जब कभी ATM पर आप जाएंगे तो जैसे ही कार्ड को स्वाइप करेंगे, कार्ड डालेंगे, तो आपके पास एक ऑप्शंस आता है कि करेंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, अन्य तरह का अकाउंट आता है। तो ये जो अकाउंट है ये आपका चालू जमा या मांग जमा जिसको कहते हैं, इसको करेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो करेंट अकाउंट, चालू जमा या मांग जमा का मतलब है ये एक ऐसा बैंक में एक ऐसा खाता है, एक ऐसा अकाउंट है जो ग्राहक खुलवाते हैं। ग्राहक इसमें पैसा कभी भी डाल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। चूंकि करेंट है, चालू है, आप एक दिन में कितनी बार भी पैसा डाल सकते हैं और एक निश्चित बार तक निकाल सकते हैं। आप चेक के माध्यम से भी निकालते हैं। जैसे ही आप जाएंगे बैंक में और चालू जमा यानी करेंट अकाउंट खुलवाएंगे, वैसे ही आपको एक पासबुक मिलेगा, एक ATM मिलेगा और एक आपको
चेक मिलेगा, चेकबुक मिलेगा, या चेकबुक नहीं उस समय मिलता है तो बाद में मिलेगा, या बाद में आप अप्लाई करेंगे, आवेदन देंगे तो आपको चेकबुक में मिलेगा। तो आप इस चालू जमा या मांग जमा खाते में पैसा कितना भी कभी भी डाल सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। चेक के माध्यम से भी आप पैसा डाल सकते हैं या निकाल सकते हैं। अब इस करेंट अकाउंट के पैसे को बैंक कर्ज के रूप में उपयोग नहीं करती है, मतलब कर्ज देने के रूप में उपयोग नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि कब आप पैसा निकाल लेंगे और कब आप कितना डाल देंगे इसका कोई भरोसा बैंक को नहीं है। तो इस कारण इस पैसे का उपयोग बैंक ऋण देने, कर्ज देने में नहीं करती है। वो ज़्यादातर पैसा ये जो फिक्स डिपॉजिट वाला है उस पैसे का उपयोग बैंक कर्ज देने में ज़्यादा करती है। तो चालू खाता या मांग जमा या चालू जमा या करेंट अकाउंट का पैसा बैंक कर्ज के रूप में नहीं देती है या इसका पैसे का उपयोग नहीं करती है। एक और बात, चालू जमा या मांग जमा का जो खाता है आपका, यानी करंट जो अकाउंट है आपका, करंट डिपॉजिट जो आप कर रहे हैं, उस पर बैंक आपको सूद ब्याज नहीं देती थी। परंतु आज के प्रतियोगिता वाले दौर में जहां विभिन्न तरह के बैंक सरकारी और प्राइवेट खुले हुए हैं, इस कारण आज के समय में बैंक इस चालू खाते पर भी कुछ ब्याज दे रही है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको चालू जमा या मांग जमा में लिखना है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आप इसको आप फिक्स अकाउंट कह सकते हैं, इसको आप चालू जमा को आप करेंट अकाउंट भी कह सकते हैं। तो साइनोनेम्स जो इसका है वो आप जरूर जानिएगा। जैसे अस्थाई जमा को फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं, सावधि जमा टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं, दोनों नाम है। वैसे ही चालू जमा को मांग जमा भी कहते हैं। तो दो को आपने हमें लगता है समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा है आपने तो फिर कमेंट्स कीजिएगा, अगली वीडियो में इस पर चर्चा हो जाएगी, या आपको कमेंट्स के माध्यम से ही मैं बता दूंगा। तो दो को आपने समझा। अब आप समझिए बैंक खाता या बचत खाता या संचय जमा जिसको कहते हैं सेविंग अकाउंट, बचत बैंक खाता या संचय जमा जिसको हम सेविंग अकाउंट के नाम से भी जानते हैं, ये मुख्यतः ऐसे लोग इस खाता को खुलवाते हैं जो कम पूंजी वाले हैं, जिनके पास पैसा कम होता है या अर्निंग का माध्यम छोटा मोटा है, वो इस तरह के बचत खाते को खुलवाते हैं। इस बचत खाते में आप पैसा कभी भी कितना भी डाल सकते हैं और कभी भी निकाल सकते हैं। जैसे ही आप खाता खुलवाएंगे बचत खाता, वैसे ही आपको बैंक एक पासबुक, एक एटीएम कार्ड आपको प्रोवाइड कराएगी, जिसके माध्यम से आप पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। उस खाते का अपडेट करवा सकते हैं, यानी पासबुक को अपडेट भी आप करवा सकते हैं। इस बचत खाते वाले अकाउंट पर बैंक बहुत कम ब्याज देती है। अब आते हैं आवर्ती जमा पर। आवर्ती जमा को हम रेकरिंग डिपॉजिट भी कहते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट ये स्पेशली कोई जाके खुलवाता है। रेकरिंग डिपॉजिट खोलने के लिए आपका पहले से उस बैंक में खाता होना चाहिए। वो आपका खाता करेंट अकाउंट का हो या सेविंग अकाउंट का हो, किसी भी अकाउंट का खाता आपका पहले से होना चाहिए जिसमें पैसे होने चाहिए। अब रेकरिंग डिपॉजिट का जो खाता खुलेगा, उस खाते से प्रत्येक महीने आपका कुछ पैसा कटेगा।
इसको ऐसे समझिए, मेरा पीएनबी में खाता है और मैं रेकरिंग भी करवा रखा हूं, तो मेरे खाते से प्रत्येक महीने 3,000 या 4,000 रुपया कट रहा है और कट के इस आवर्ती जमा यानी रेकरिंग अकाउंट में जमा हो रहा है। अब ये रेकरिंग अकाउंट 24 महीने, 36 महीने, 72 महीने, 60 महीने, एक सर्टेन टाइम के लिए फिक्स किया जाता है इसको, यानी कि एक सर्टेन टाइम के लिए ये रेकरिंग खुलवाया जाता है, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का। अब उतना टाइम आपका पैसा कट के इस आवर्ती जमा यानी कि रेकरिंग अकाउंट में जमा होगा, और जिस समय रेकरिंग अकाउंट खुलवाएंगे बैंक उसी वक्त उस पर कितना ब्याज देगी वो फिक्स कर देती है, और उस हिसाब से जब आपका, मान लीजिए आपने 2 साल का रेकरिंग खुलवाया है, 2 साल आपने बैंक को प्रत्येक महीने 3,000 जमा किया, तो उसी वक्त, जिस वक्त खुलवा रहे हैं उसी वक्त आपके पासबुक पे बैंक लिख देगा कि कब आपको ये पैसा, आपने 2 साल का खुलवाया है, कब आपको ये पैसा मिलेगा, किस डेट को, कितना पैसा उस वक्त बनेगा। क्योंकि आज का जो बैंक का ब्याज दर है उसी ब्याज दर से उस वक्त 2 साल बाद वो आपको पैसा सूद के साथ यानी ब्याज के साथ आपको लौटाएगी। तो ये एक अच्छा जमा खाता है जिसमें कई लोग रेकरिंग खुलवाते हैं ताकि बचत का एक हिस्सा, एक निर्धारित हिस्सा बैंक में जमा हो, और जिस समय बैंक का जो ब्याज का दर होता है, ब्याज देने का जो दर अगर ज़्यादा जिस समय होता है उस समय खुलवाने पर ज़्यादा फायदा होता है। अगर मान लीजिए आज बैंक जमा राशि पर 9% दे रही है, तो आज अगर हम रेकरिंग करवाते हैं तो हमको 2 साल का रेकरिंग अगर करवाए हैं तो 2 साल के बाद हमको जो पैसा मिलेगा वो 9% उस पर हमको ब्याज मिलेगा। तो ये एक जमा स्वीकार करने का एक तरीका है बैंक का, जिसको रेकरिंग डिपॉजिट कहा जाता है। तो आज के वीडियो में बस आप जमा राशि स्वीकार करने के 4 तरीकों को आप समझे हैं। इन 4 तरीकों में किसी तरह का कन्फ्यूज़न अगर आपको होगा तो आप कमेंट्स करके ये करेंगे, पूछ सकते हैं या आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आज बस इतना ही, चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, लगभग 30 मिनट से ऊपर का वीडियो है। अगला वीडियो जल्द ही मैं लाऊंगा, और इसके बाद के पॉइंट्स जो हैं, ऋण प्रदान करना, ये किस किस तरह से बैंक ऋण देती है, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य कौन कौन है, एजेंसी संबंधी कार्य कौन कौन है, इन सब पे एक विस्तृत चर्चा मैं करते जाऊंगा। उम्मीद है कि आपको आज की चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।